ऊ माटी ना भूलिया जहवा, ऊ माटी ना भूलिया जहवा, जहाँ हरियाइल तुर पाँव रे, मत भूलैया परदेसी आपन गाँव रे। आइए बच्चों क्लास शुरू करते हैं, टाइम भी हो गया है। और आज हम लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो सामने है बिहार पुलिस का, और उसी के दृष्टिकोण से, उसी के मद्देनज़र देखते हुए हम लोग इंडियन पॉलिटी का कुछ संभावित प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व ही नहीं करेंगे बल्कि हर एक बिंदुओं को समझेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? यहाँ पूछ रहा है राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए में क्या दिया है बच्चों? अनुच्छेद 65, बी में अनुच्छेद 71, सी में अनुच्छेद 72 और डी में अनुच्छेद 63। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा 72। ठीक है, ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के क्षमादान। ठीक है, क्षमादान की शक्ति निहित करता है कौन? आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72। वहीं अनुच्छेद 1 की बात करें तो ये किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति पद के रिक्तियों से संबंधित है, रिक्तियों से संबंधित। यानी कि अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है, उनकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो उस समय राष्ट्रपति का पद तुरंत प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति संभालते हैं उसी दिन से। ठीक है, ये राष्ट्रपति के रिक्तियों से संबंधित है, आर्टिकल 65। वहीं अनुच्छेद 71 की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित अगर कोई संदेह विवाद होता है तो इसका निपटारा कहाँ होता है? उच्चतम न्यायालय, और वही अंतिम फैसला माना जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित संदेहों को निपटारा के लिए उच्चतम न्यायालय अंतिम विकल्प माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 63 की बात करें तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो हम लोग बच्चों तीनों बिंदुओं को देखें। ठीक है, इसमें से सही उत्तर कौन सा है? सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये राष्ट्रपति के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान से संबंधित है, अगर किसी का फांसी है तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो क्षमा भी कर सकता है, किसी को उम्र कैद है उसे भी क्षमा कर सकता है, और ये शक्ति आर्टिकल 72 में प्राप्त है। चारों बिंदुओं को देखें और आप लोग भी नोट इसी तरह से करते चलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है और आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इंडियन पॉलिटी से तकरीबन हर प्रश्न एक साल 2 साल के बाद रिपीट हुआ है बच्चों, रिपीट हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वर्दी पहनकर ही लौटना है। ठीक है, रणभूमि में से वर्दी का जुनून लेकर जाइएगा और वर्दी पहनकर ही आना है। ठीक है, और असफलता हाथ कभी आने नहीं देना है। इसके लिए रिवीजन करते चलेंगे हम लोग।
ठीक है, रिवीजन करते चलेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तथ्यों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई। क्या पूछ रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के बारे में बोल रहा है को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए में दिया है 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा, बी में है 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, सी में है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा और डी में है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी इज करेक्ट। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये हुआ था। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी। किस संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में दिया गया था। वहीं 44वें की बात करें तो 44वें में जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी यानी कि मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी प्रक्रिया में डाल दिया गया। ठीक है, ये अनुच्छेद 31 में था, अब कितना में है? 300 क्लोज ए में है। अब मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है। ये 44वें संविधान संशोधन में ये कर दिया गया। ठीक है, और 11वां मूल कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया। वहीं अगर 92वें संविधान संशोधन की बात करें तो इस संशोधन में दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, और 26वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये रियासतों के, ठीक है, रियासतों के उपाधियों पर रोक से संबंधित है। तो यहाँ पूछा है कि संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तथ्यों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, और वर्दी का जुनून आप लोग क्लास करते हुए वर्दी आप लोग पहने हुए हैं, आपके शरीर पर वर्दी है ऐसा फीलिंग करना है, क्योंकि आप लोगों को हर हाल में सफल होना है। सफलता ही एकमात्र विकल्प है, पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं है। अगर सब पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं रहता है, यानी कि दूसरा विकल्प नहीं रहता है, तो सफलता का संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बच्चों आप लोग भली भांति जानते हैं, जब हिरण का जान संकट में होता है तो उसका रफ्तार ऑटोमेटिक तेज हो जाता है, शेर से भी, चीते से भी 2 गुना हो जाता है। और अपनी जान बचाने के लिए वो उसका जो दौड़ने का गति रहता है अपने आप तेज हो जाता है, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं रहता है। उसके लिए अपना जान बचाना, सफल होना ही एकमात्र विकल्प रहता है। इसीलिए हम लोग के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय सफलता के। आगे बढ़े, देखते हैं तीसरा प्रश्न को। ये पॉलिटी का बहुत ही रिपीट होने वाले प्रश्नों में से एक है, कई बार पूछा गया है बिहार पुलिस एग्जाम में, उसी का रिवीजन कर रहे हैं। पॉलिटी का प्रश्न है, आइए हम लोग करते हैं। 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ठीक है, मैं अगले वाले अन्य क्लासों में भी बता चुका हूँ, चिल्ला कर क्लास में बताया। ठीक है मेरे पकौड़ों, ठीक है मेरे लाल लालियों, आप लोग देखते ही बता देने की स्थिति में होने चाहिए कि 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा है या भाषाएं हैं।
ऑप्शन ए में 23 दिया है, बी में 24 और सी में 22 और डी में 20। तो बाबू मैंने क्या बोला था अपने पहले क्लास में, अगले वाले क्लास में इसके ऊपर मैंने विस्तार से बताया था 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में, वर्तमान ले लेते हैं, वर्तमान समय में कुल कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के तहत। तो मेरे मुन्नों कुल 22 क्या है भाषाएं हैं, ठीक है, कुल 22 भाषाएं हैं। लेकिन अगर पूछ दे, कभी पूछ दे कि, अगर कभी पूछ दे मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, तो उसका जवाब क्या होगा। मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी बच्चों। तो ऑप्शन में रहेगा 14 और 14 भाषाएं थी, ठीक है। मूल संविधान की बात करें तो उस समय 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। अगर वर्तमान समय की बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। बाबू समझे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे मेरे लालो, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, अनुसूची हैं, ये भी कमेंट करके बताएंगे। और कमेंट करेंगे तो इससे आप लोग का रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन बरकरार रखनी चाहिए, ठीक है। काहो रजऊ अखिया से अखिया नैनाचार करेदा, कम्युनिकेशन नहीं होता है तो एक गैप बढ़ जाता है और छात्र और शिक्षक के बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, जिसे भोजपुरी में कहते हैं बातचीत होने चाहिए, ठीक है। बातचीत होके के चाहिए, ठीक है, भोजपुरी में ऐसे बोलते हैं। सॉरी, मुझे भोजपुरी उतना नहीं आता है। बातचीत होके के चाहिए, ठीक बा। चला आवा आगे बढ़ा तानी जा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे, ठीक है। यहाँ पूछा है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे। ऑप्शन ए में है 21, बी में है 22, सी में है 24, डी में है 20। तो वर्तमान भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे पूछा है, ठीक है। पहले कितने थे, पहले वालों को भी देख लेते हैं, अब उसके बाद में पता चल जाएगा इसका सेंस। पहला चलिए पहला ही ले लेते हैं इसको। पहले में कितना था 395 प्लस अनुच्छेद था, ठीक है, जब संविधान बनकर तैयार हुआ। और भाग कितना था 22 भाग था, ठीक है, और 8 अनुसूची थी, ठीक है। और अब कितना है 470 प्लस अनुच्छेद हैं, छेद हैं बाबू। और कितना है 25 भाग हैं और 12 लगभग 12 अनुसूची है। तो पूछा है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे, यानी कि मूल संविधान की बात कर रहा है। तो उस समय कितना था 22। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। आप लोग इस नोट को भी लिख सकते हैं। आप लोग नोट बनाते चलेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के समय रिवीजन के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है। सफलता के एक ही सूत्र है, रिवीजन पर रिवीजन। आप लोग जितना रिवीजन करेंगे सफलता की संभावनाएं उतनी ज़्यादा होती हैं। अगर आप एक बार रिवीजन करते हैं तो आप लोग 10 में से 2 ही 3 प्रश्न सही कर पाएंगे। लेकिन आप लोग
10 बार रिवीजन करते हैं तो 10 में से 7 से 8 प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे बच्चों। आइए आगे बढ़ें। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, एक चीज़, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें, इससे हम लोगों को एक ऊर्जा मिलती है, ठीक है। डेडिकेशन के साथ आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लाने में हम लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, अंदर से आंतरिक खुशी महसूस होती है, एक आत्मबल मिलता है, ठीक है, आप लोगों का एक सपोर्ट से। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। यहाँ पूछ रहा है नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र, यानी कि न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो बच्चों ऑप्शन में क्या दिया गया है, 25 वर्ष, बी में 18 वर्ष, सी में 21 वर्ष और डी में 20 वर्ष। तो 18 वर्ष ये तो वोट के लिए हुआ, ठीक है, और 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया था आप लोग क्वेश्चन में बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे किस संशोधन में किस वर्ष 21 से घटाकर 18 वर्ष वोट डालने का उम्र कर दिया गया था, ठीक है, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। तो ऑप्शन बी में है 18, सी में 21, डी में है 20। तो बाबू इसका सही उत्तर होगा 21, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, नगर पालिका कितनेवें संशोधन के तहत आया, ठीक है, तो 74वां संविधान संशोधन में इसका जिक्र है, ठीक है। वहीं ग्राम पंचायत की बात करें, पंचायत वाला, तो उसका कितना था, ठीक है, पंचायती प्रणाली की बात करें तो वो 73वां था, 73वां संविधान संशोधन। आइए आगे बढ़ें, बाबू लोग आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकर हरि का नाम। केहू आई परदेसी हमसे प्यार करेला, रहिया रोज निहारे नैना इंतजार करेला। बच्चों आइए देखते हैं दूसरा, लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। ये क्या पूछा है, लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, लोकसभा की बात कर रहा है। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन ए में है 543, बी में है 545, सी में है 550 और डी में है 552, ठीक है। तो लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 543। ठीक है, और 543 में से सरकार बनाने के लिए बहुमत की आंकड़ा छूने के लिए कितना आना जरूरी होता है। 543 में से लगभग 272 के आसपास आपको सीटें लानी पड़ेंगी, इतने में से, तभी आप बहुमत की आंकड़ा तक पहुंच सकते हैं या कोई पार्टियां पहुंच सकती है। इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, ठीक है। जो अपने साथ लेकर अन्य पार्टियों को लड़ा था, तो एनडीए अलायंस को बहुमत तो मिला, लेकिन अकेले जो भारतीय जनता पार्टी 2 टर्म में पूरी बहुमत के साथ आया, लेकिन
जो 2024 वाला चुनाव था इसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ठीक है। और इसमें से 272 लगभग 272 बहुमत के लिए चाहिए होता है 543 में से। तो लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 543, 543, ठीक है। बच्चे आगे बढ़ें, कितना है? 543, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ें। और लोकसभा का अधिकतम सीट कितनी होनी चाहिए? 550 अधिकतम, ठीक है। अधिकतम 550 तक होने की प्रावधान है और न्यूनतम में 545 आसपास होने चाहिए। आगे बढ़े। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 543। आगे बढ़े, बढ़ जाएं बबुआ, बढ़ जाएं का। चला बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं बच्चों। यहाँ क्या पूछ रहा है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहा है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? किसका? समानता का अधिकार का। और ये मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। अनुच्छेद 2 से 11, डी में है अनुच्छेद 19 से 24, सी में अनुच्छेद 14 से 18, डी में अनुच्छेद 29 से 36। तो बाबू मेरे मुन्ना, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। आर्टिकल 14 to 18, अनुच्छेद 14 से 18 में किसका वर्णन है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। वहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कितना से कितना तक है आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़े, बढ़ जाए बबुआ। चला आगे आवलो, हम लोग आगे बढ़त आनी जा, बढ़ जाइल जा, ठीक है। भोजपुरी बोलना बड़ा ही कठिन लगता है मुझे, ठीक है। टूटे फूटे भोजपुरी में भी बोल लेता हूँ और बहुत ही समृद्ध भाषा है भोजपुरी, हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पेन, भोजपुरी में उससे कई प्रकार से बोल सकते हैं। दुखाता, पिराता, बथता, ठीक है। ना जाने अमुक अमुक कई शब्द होते हैं एक शब्द का। भले ये गांवलिया और देसी भाषा है लेकिन बहुत ही कारगर है। देसी उपचार बहुत ही अच्छी होती है, अच्छी मानी जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार पुलिस से संबंधित, बिहार पुलिस एग्ज़ाम में पॉलिटी का कम से कम 8 से 9 प्रश्न हमेशा रहे हैं और रहने की संभावनाएं हैं फिलहाल। अभी अगर ट्रेंड में बदलाव नहीं हुआ तो कभी कभी 7 से 8 प्रश्न आते हैं, कभी 8 से 9, और उसमें से अधिकांश 2-3 प्रश्न रिपीट रहते हैं, रिपीट, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? क्या है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 109, बी में अनुच्छेद 112, सी में है अनुच्छेद 105, डी में अनुच्छेद 108। तो बाबू लोग इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता संयुक्त बैठक, तो संविधान में संयुक्त बैठक
का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, और 108 है, देख लेते हैं। ठीक है, 9 तो नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन डी में है 108, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी इज़ करेक्ट, अनुच्छेद 108 इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या था? संयुक्त बैठक का प्रावधान, यानी कि किसी विषय पर अगर दोनों सदनों में सहमति नहीं बन पाती है तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों को कहीं भी बुला सकता है, संयुक्त बैठक, और उसकी अध्यक्षता स्वयं राष्ट्रपति करता है, और अनुच्छेद 108 में उसका वर्णन है। बढ़ जाए बबुआ आगे, चलो लो, बढ़ जाता नहीं जा आगे, हम ना रउआ सभी लोग मिलकर आगे बढ़ता नहीं जा। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? ठीक है, भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है बच्चों? तो ऑप्शन ए में दिया गया 17 वर्ष, बी में 18 वर्ष, सी में 21 वर्ष और डी में है 25 वर्ष। ठीक है, तो भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 18 वर्ष, 1989। और 21 वर्ष से हटाकर, यानी कि घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। किस संशोधन में और किस वर्ष? आप लोग में ऊपर वाले प्रश्नों में उसका होमवर्क दिया था, आप लोग कमेंट करके बताएं ये इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फिलहाल भारत में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? तो बच्चों 18 वर्ष हैं, 18 वर्ष। अगर 18 वर्ष का कोई हो जाता है तो देश का भावी रूप से नागरिक माना जाएगा, और उसका एक वोट का मूल्य रहेगा। एक वोट से सरकार गिर भी सकती है और जीत भी सकती है। वोटों में बहुत ताकत होती है, विशेषकर लोकतंत्र में। आइए आगे बढ़ें बच्चों, लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं का? हाँ, चलिए देखते हैं लोकसभा का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए में है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा का स्पीकर और डी है राष्ट्रपति। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है बच्चों? लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर होता है? नहीं जी नहीं। प्रधानमंत्री होता है? नहीं जी नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति होता है? नहीं जी नहीं। क्या होगा? सी इज़ करेक्ट, सी होगा लोकसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष। अध्यक्ष क्या होता है? लोकसभा का प्रमुख। चलिए आगे बढ़ें, बढ़ जाएं, चलिए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। लोकसभा और राज्यसभा के अलावा राष्ट्रपति भी संसद का भाग होता है। आइए देख लेते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप लोग ठीक से नोट बनाते चलेंगे और एग्ज़ाम से पहले सिर्फ रिवीजन करना है। समझ में आया बबुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया? ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, बी में है आयरलैंड, सी में है कनाडा और डी में है अमेरिका। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा आयरलैंड, बी इज़ करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में 12
सदस्यों के जो मनोनीत होते हैं वो कहाँ से लिया गया है, किस देश से? आयरलैंड से। और आयरलैंड से ही DPSP भी लिया गया है, राज्य का नीति निदेशक तत्व। बच्चों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लिख लेते हैं राज्यसभा का, फिर आगे बढ़ते हैं। सदस्य का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के नीति निदेशक तत्व भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अमेरिका से क्या लिया गया है आप लोग बताएंगे, ठीक है। और कनाडा से क्या लिया गया है और ब्रिटेन से क्या लिया गया है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। प्रस्तावना में, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये भी किस देश से प्रेरित है, लिया गया है, किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़े, चलिए बढ़ जाए बबुआ, ठीक है। आप लोग को इस बार हर हाल में एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्योंकि इस बार जितना वैकेंसी आया हुआ है बहुत ही दुर्लभ होता है इतना वैकेंसी आना। और आप लोग को वर्दी पहनकर उन लोगों को जवाब देना है जो ठुकरा कर चली गई। ठुकरा के मेरा प्यार तू इंतकाम देखेगी, ठीक है। आइए आगे बढ़े, चलिए। विधि के समक्ष पूछ रहा है, विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, बी में है अमेरिका, सी में है आयरलैंड और डी में है सोवियत संघ। तो विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है बच्चों? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समता यानी कि सभी के लिए समान कानून, ठीक है। और वहीं अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का और DPSP। फिर सोवियत संघ यानी कि आज का USSR, इस देश से सामाजिक आर्थिक न्याय 42वां संविधान संशोधन के तहत लिया गया, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ें, बढ़ जाएं का बबुआ, आइए बढ़ जाते हैं। जेठ के दोपहरी में जरता जमीन, आवा कोरोआ में लेला राजा जी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में है उपराष्ट्रपति, बी में मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, और सी में दिया है राष्ट्रपति, डी में है प्रधानमंत्री। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति। आप लोग याद रखिएगा, नियुक्ति करते हैं किनके? मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ें। बिहार पुलिस एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वर्दी का रंग दिलों में होनी चाहिए, ठीक है। और वर्दी आप लोग पहने हुए हैं, ऑलरेडी पहन चुके हैं, पहनकर आप लोग क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं, उसी जुनून जोशो होशों में आप लोग जी रहे हैं, ऐसा आप लोग को अपने अंदर फीलिंग लाना पड़ेगा।
वर्दी पहन चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए में है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, माने जो भी पहले हो। बी में है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष जो भी पहले हो। 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु। डी में 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो कौन सा इसका सही उत्तर है बच्चों? तो इसका सही उत्तर है डी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। डी इज करेक्ट। ठीक है बबुआ, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठुकरा की मेरे प्यार तू मेरी इंतकाम देखेगी, वर्दी पहनकर सिद्ध कर देना है और उसे जवाब भी दे देना है। ठीक है, क्योंकि ठुकरा कर चली गई लेकिन हम लोग अपने क्षेत्र में सफल हो गए। उपकार मानिएगा, अगर जब भी ऐसे जीवन में कुछ आता है तो ये आगे बढ़ने का एक संकेत लेकर आता है, एक सुनहरा मौका लेकर आता है। इसीलिए ऐसे परियों से दूर ही रहिएगा। अगर चली जाती हैं तो अफसोस नहीं मनाने का सही होता है। ठीक है, जीवन में सुनहरे मौके आने शुरू हो जाते हैं जाने के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए में है नीति के निर्देशक सिद्धांत में, बी प्रस्तावना में, सी मौलिक अधिकार में और डी मौलिक कर्तव्यों में। तो बाबू लोग, भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? इसका जवाब है भारत के प्रस्तावना में। सही उत्तर क्या होगा? बी इज करेक्ट। इसमें क्या क्या पता चलता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से? ठीक है, संविधान की प्रकृति के बारे में पता चलता है। संविधान कैसा है? प्रकृति, संविधान की प्रकृति के बारे में पता चलता है। ठीक है, प्रकृति, फिर सार तत्व के बारे में पता चलता है। प्रकृति माने कठोर या लचीला है, फिर उसका सार तत्व, फिर उसके बाद तारीख, किस तारीख को लागू हुआ, ये भी पता चलता है। ठीक है, और कुल मिलाकर पूरे संविधान का निचोड़ का पता चलता है प्रस्तावना पढ़ने से। आप लोग कोशिश करिएगा भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसे आप लोग याद कर ले। याद ही नहीं कर ले, उस प्रस्तावना में जितने भी शब्द हैं अपने जीवन में, अपने दैनिक रोज़मर्रा के जीवन में धारण करने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक आप लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे, अपने जो मूलभूत अधिकार संविधान में दिए गए हैं नहीं जानेंगे, तो बबुआ लोग ऐसे ही पुलिसों का डंडा चलता रहेगा आप लोगों के ऊपर और आपका अधिकारों का फ़ायदा कोई और उठा ले जाएगा। आपके सामने रखा थाली कोई और उठाकर लेकर चला जाएगा, आप लोग देखते रह जाएंगे। इसीलिए संविधान का बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि संविधान हमें क्या गुलामी से निकालती है। ठीक है, नेताओं का चंगुल में नहीं फंसना है, जुमलेबाजों का चंगुल में। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौनी दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ठीक है, आइए उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समानता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? पूछ रहा है समानता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? समानता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए में है सोवियत संघ, बी में है अमेरिका, डी में है जापान और सी में है जापान और डी में है फ्रांस। तो समानता का मौलिक अधिकार फ्रांस से लिया गया है? नहीं जी नहीं, इस फ्रांस से क्या लिया गया है? बंधुत्व भाईचारा। ठीक है, लिया गया है। जापान
जापान भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। सोवियत संघ से लिया गया है? नहीं जी नहीं, सोवियत संघ से तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, ये शब्दों को जोड़ा गया है। और निगमनात्मक विधि कहता है जब 3 ऑप्शन गलत हो जाएं, जो बचे उसे ही सही मान लेते हैं, लेना चाहिए। तो 3 गलत करने के बाद चौथा सही बच रहा है। और हाँ, सही उत्तर भी अमेरिका ही होगा। समानता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका, विश्व का सुपर पावर, ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे के देशों को, दूसरे देशों के आंतरिक चीज़ों में हस्तक्षेप करता है। उस देश का सरकार गिराकर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। समानता का अधिकार जो मौलिक अधिकार में है 14 से 18 तक। आइए आगे बढ़ें, चले बबुआ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा गति को तीव्र करते हैं। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? ऑप्शन ए में है 61वें संविधान संशोधन, ठीक है, बी में है 36वां संविधान संशोधन, सी में 44वां संविधान संशोधन और डी में है 42वां संविधान संशोधन। तो संपत्ति का अधिकार कब मौलिक अधिकार से हटा लिया गया बच्चों? और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद कितना में था? अनुच्छेद 31 में था बच्चों, 31 में था जब मौलिक अधिकार हुआ करता था। कौन हुआ करता था? संपत्ति के अधिकार जब मौलिक अधिकार हुआ करता था तो इसका स्थान 31 में था। लेकिन जैसे ही 44वां संविधान संशोधन हुआ तो 31 से निकलकर, मौलिक अधिकार से निकलकर ये कानूनी अधिकार बन गया और 300 क्लोज ए में चला गया। कहाँ 31 और कहाँ 300? 31 से निकलकर अनुच्छेद 300 ए में चला गया। ये अब एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। इसका सही उत्तर होगा सी इज करेक्ट, 44वां संविधान संशोधन 1978। आगे बढ़ जाए का बबुआ? चलिए बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये, ठीक है, कई एग्जामों में आ चुका है। किस संविधान संशोधन को मिनी यानी कि छोटा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है 44वां संविधान संशोधन, बी में है 35वां संविधान संशोधन और 56वां संविधान संशोधन, डी में है 42वां संविधान संशोधन। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से कौन सा संशोधन जाना जाता है? तो बाबू लोग, भैया लोग, ठीक है, और मेरे फेसबुक के पकौड़ों, इसका सही उत्तर होगा 42वां संविधान संशोधन, डी इज करेक्ट। आगे बढ़ें। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? यानी कि छोटा संविधान के नाम से जाना जाता है। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ जाएं जी, कहो भैया लोग, ठीक है। मेरी भोजपुरी मित्रों बहुत कमज़ोर है, ठीक है, डोंट माइंड। देखते हैं अगला प्रश्न। बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए में है राज्यसभा, बी में है लोकसभा, सी में है लोकसभा वहाँ राज्यसभा एक साथ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बाबू लोग, बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ओनली लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्री द्वारा। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है।
फाइनेंस मिनिस्टर। तो ऑप्शन बी में है लोकसभा, बी इज़ करेक्ट। बी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों बकवास, राज्यसभा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ जाएं का। हाल ही में पंचायत सीरीज आया है, आप लोगों ने देखा होगा, देख रहा है विनोद? ठीक है, तो आइए हम लोग देखें। देख रहा है विनोद? क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? ठीक है, पूछ रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है। ऑप्शन ए में है लोकसभा के सभी सदस्य, बी में राज्यसभा के सभी सदस्य, और सी में है ए और बी दोनों, डी में केवल ए सही है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है बच्चों? तो लोकसभा के सभी सदस्य, हाँ बिल्कुल। बी में है राज्यसभा के सभी सदस्य, बिल्कुल। ठीक है, तो दोनों सही होगा, तो ऑप्शन सी सही दिख रहा है, ए और बी। तो हम लोग का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, तो ए और बी दोनों सही होगा। कौन सा हम लोग का? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देख रहा है विनोद मास्टर कैसे सॉल्व करा रहा है? चलिए आइए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? ठीक है, अनुच्छेद 17 में, बी अनुच्छेद 18 में, सी अनुच्छेद 15 में, डी अनुच्छेद 14 में। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत ये एक मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार नहीं है बच्चों, मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये कितना में है? 17 में है, अनुच्छेद 17 में है। तो यहाँ 17 है, हाँ जी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में। ये क्या है? मौलिक अधिकार है, ना कि कानूनी अधिकार। देख रहा है विनोद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? कौन देता है? किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? ऑप्शन ए में मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, बी में उपराष्ट्रपति, सी में लोकसभा का अध्यक्ष, डी में गृह मंत्री। गृह नहीं होता है बच्चों, गृह होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, लोकसभा का अध्यक्ष। बढ़ जाएं का बबुआ? चला आगे बढ़ जाते हैं दनादन। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियां वर्णित है? पूछ रहा है भारत के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों शक्तियां वर्णित है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 156, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 149, डी अनुच्छेद 165। तो बाबू लोग सी इज़ करेक्ट होगा। 149 में क्या है? क्या है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य का वर्णन है, कर्तव्य और शक्ति। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और इसको हटाने के लिए वही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़े।
ये बहुत ही इजी है, रिपीट हुआ हुआ प्रश्न है। आगे हम लोगों ने देखा, पूछ रहा है, देख रहा है विनोद कैसे गोल गोल करके रिपीट किया जा रहा है प्रश्नों को, देख रहा है ना विनोद। चलिए पूछ रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, बी है उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख, सी है राष्ट्रपति के क्षमादान, डी है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। तो बाबू इसका सही उत्तर क्या होगा, राष्ट्रपति के क्षमादान। ठीक है, ये अनुच्छेद 72 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाएं। इसका सी करेक्ट होगा, सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए में है मुख्यमंत्री, बी में है मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद, सी है राज्यपाल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो हमेशा इसका नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो इसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा सी इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट, सी राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है। पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला फर्स्ट राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में राजस्थान, सी में गुजरात और डी में आंध्र प्रदेश। तो बाबू बच्चों मेरे मुन्नों, इसका सही उत्तर क्या होगा, राजस्थान के नागौर जिला। ठीक है, राजस्थान में पंचायती राज का सबसे पहले शुभारंभ हुआ। ठीक है, तो बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी राजस्थान। आगे बढ़ जाएं, नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए में लोकसभा अध्यक्ष, बी है प्रोटेम स्पीकर, सी है प्रधानमंत्री और डी है राष्ट्रपति। तो बच्चों राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर यही क्या करता है, जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाता है और पार्टियां जीत जाती है तो प्रोटेम स्पीकर ही होता है जो अध्यक्षता करता है और नवगठित लोकसभा का पहला अध्यक्षता करता है और जो नवनिर्वाचित जीतकर आए हुए सांसद होते हैं उन्हें शपथ दिलाता है। कौन, प्रोटेम स्पीकर। तो इसमें प्रोटेम स्पीकर है, हाँ जी हाँ है। इसका उत्तर होगा बी, बी इज करेक्ट। नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं करेगा महोदय, क्योंकि ऑलरेडी सरकारें जीत कर आई हुई हैं। अभी शपथ होगा, शपथ होने के बाद लोकसभा के जो सदस्य होंगे उसी में से एक अध्यक्ष को चुना जाएगा और अध्यक्ष से पहले का ये है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, पहले बाप आता है कि पहले बेटा आता है, वही लॉजिक है यहाँ। इस प्रोटेम स्पीकर ठीक है एक प्रक्रिया के तहत बनाया गया है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। नवगठित लोकसभा के अध्यक्षों को, ठीक है, सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री तो नहीं करते क्योंकि खुद उसमें से डिसाइड होता है प्रधानमंत्री अमुक बनेंगे, अभी बने नहीं रहते हैं। फिर राष्ट्रपति भी नहीं होते हैं क्योंकि राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर बनाए रहते हैं। ठीक है, तो बी इस करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, रिपीट देख रहा है विनोद कैसे
प्रश्न बनाने वाले मास्टर ने रिपीट किया है, ठीक है। वो मास्टर ही होता है, बेवकूफ़ मास्टर होते हैं, ऐसे रिपीट करके रख देते हैं। पॉलिटी में क्या प्रश्नों का अभाव है? नहीं जी नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के महाभियोग का नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है? ऑप्शन ए में 10 दिन, बी में 15 दिन, सी में 14 दिन और डी में 21 दिन। तो बाबू लोग, राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाया जाता है तो सबसे पहले देखते हैं महाभियोग संविधान के कितने अनुच्छेद में है जिसमें महाभियोग का वर्णन है राष्ट्रपति का। तो 61 में आता है, ठीक है। और महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है, ठीक है। तो 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। तो इसमें 14 है, 10 तो नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 14 दिन पहले नोटिस देना दिया जाता है अगर किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है, आप लोग याद रखेंगे इसे। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? ठीक है, ये किससे संबंधित है? आइए देखते हैं। राज्य का महाधिवक्ता, बी है विधेयकों पर अनुमति, सी है पंचायतों का उल्लेख और डी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति की सलाह। तो संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? 143 ये है सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति की सलाह से संबंधित है। डी इज़ करेक्ट। आप लोग नोट करते चलेंगे और रिवीजन पर रिवीजन करते चलेंगे। आगे बढ़ें, तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में विधान परिषद की सृजन या उत्साधन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ठीक है, उल्लेखित पूछा है बच्चों, किस अनुच्छेद में? राज्य में विधान परिषद की सृजन या उत्साधन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यानी कि सृजन करने का प्रावधान क्या? विधान परिषद। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 152, बी में अनुच्छेद 169 अनुच्छेद, सी में अनुच्छेद 76 अनुच्छेद, डी में अनुच्छेद 172। तो इसका सही उत्तर बाबू लोग होगा बी। बी इज़ करेक्ट। 169 में क्या है? 169 में है विधान परिषद का सृजन से संबंधित है। विधान परिषद के सृजन से संबंधित है, ठीक है। 169 समझ में आया बच्चों? और भारत में कुल कितने विधान परिषद हैं? तो बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, ठीक है। जिसमें से बिहार भी शामिल है, जिसमें से बिहार, यूपी, ठीक है। इसका ट्रिक्स है, ट्रिक्स भी लिख लीजिएगा। ट्रिक्स है कुंभत, ठीक है, कुंभत। बी से बिहार, यू से यूपी, ठीक है। के से कर्नाटक, फिर म से महाराष्ट्र कितना हुआ? 1 2 3 4 और 2 कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना,
इन राज्यों में क्या है, विधान परिषदें हैं, कुल 6 हैं, 6। ठीक है, और उसी में से इसी का प्रश्न है, नए विधान परिषद अगर किसी राज्य में बनाया जाता है तो इसका प्रावधान 169 में वर्णित है। आइए आगे बढ़े, चलिए बच्चों, यहाँ तक था पॉलिटी का संभावित प्रश्न। आप लोग रिवीजन करते चलें, ठीक है। देख रहा है विनोद, सामने बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है और आप लोग को रिवीजन पर रिवीजन करना है बच्चों, क्योंकि आप लोग को वर्दी हलहार में पहनना है, पीछे लौटना, ठीक है, विकल्प नहीं है। विकल्प है आगे बढ़ना, आगे बढ़कर अपने माता पिता का सपना साकार करना, अपने घर का आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। बहुत बहुत धन्यवाद।